हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में। आपका स्वागत है। और मैं तरुण दादीच आपसे पहले क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि इतने दिनों से हमने कोई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड नहीं किया, लेकिन एक बार फिर हम शुरुआत करते हैं। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स जो कि इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान से रिलेटेड है। धीरे धीरे मैं आपको इनको अलग अलग पार्ट्स में कवर करूंगा। आज मैं कुछ क्वेश्चंस इस पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ कवर करने वाला हूं, और साथ के साथ लास्ट में जब ये सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करूंगा। तो प्लीज आप हमसे जरूर जुड़े रहें, और ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होंगे, जो कि आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखाई देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम भारत और विश्व के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, जिसके कुछ क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पीएम मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है। और यहां पर बात की जा रही है जल विद्युत परियोजना, जिसको अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। और हाइड्रो पावर प्लांट में फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जो यूज किए जाते हैं वो डैम होते हैं। डैम में पानी को स्टोर किया जाता है, जिससे उसकी स्टैटिक एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया जाता है। बाद में उसी को काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो पीएम मोदी ने ये उद्घाटन किया है। और साथ के साथ जब पीएम मोदी वहां पर गए तो ये लगभग 111 मेगावाट तक की परियोजना है, जिसको पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है। साथ के साथ उन्होंने 3 और योजनाओं को वहां पर उद्घाटन किया, जो कि एक थी रेणुक जी, और दूसरी है लोहरी, और तीसरी है धोला सदिया। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारत में जो सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो है कोयना। कोयना जो कि कहां पर आता है? ये महाराष्ट्र में आता है। कोयना जो कि कहां पर आता है? महाराष्ट्र में। ये सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है। और ऊंचा अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो है वो है टिहरी। टिहरी कहां पर आता है? उत्तराखंड में आता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। टिहरी जो आता है वो कहां पर आता है? उत्तराखंड। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, सरदार सरोवर हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि वो भी न्यूज में रहता है। क्यों? क्योंकि वो नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, और उसी के पास स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक आकृति है, और जो कि लगभग 182 मीटर की बनी हुई है। तो ये चीजें आपको कुछ याद रखना चाहिए मेरा फ्रेंड, ऐसा मेरा मानना है सर। ऐसा मेरा मानना है। तो आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 की मेजबानी की मंजूरी दी है? और इसके सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और असम। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, और इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ये 2 तरीके से की गई थी फ्रेंड्स। एक की गई थी अंडर 17 और एक की गई थी अंडर 21। ये की गई थी फ्रेंड्स स्कूल लेवल के बच्चों के लिए, और ये शुरुआत की गई थी कॉलेज लेवल के। तो मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, 2018 का जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो मतलब सेशन जो कहने का मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया गया था, जो वेन्यू था वो था न्यू दिल्ली। उसके बाद ये पुणे महाराष्ट्र में हुए फ्रेंड्स, और जो लास्ट हुए वो हरियाणा में हुए, और जो जिसका विनर भी हरियाणा ही रही है। और आने वाले जो अपकमिंग जो कि चल रहे हैं वो है मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे? ऑप्शन है लुधियाना, मेरठ, कानपुर और भोपाल। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मेरठ। मेरठ इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मेरठ जो कि कहां पर आता है सर? ये आता है आपका यूपी में आता है। ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद जो कि क्या है? ये हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। याद रहे कि ये कहलाते हैं हॉकी के जादूगर। और मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेजर ध्यानचंद हमारे भारत के लिए ओलंपिक में लगातार 6 गोल्ड मेडल जो लाए गए थे वो मेजर ध्यानचंद जी के अंडर में ही लाए गए थे। और ऐसा कहते हैं कि हिटलर ने भी उनको अपने देश के खेलने के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। तो ऐसा कहते हैं कि 1928, 1932, 36, 48, 52 और 56 के जो हॉकी के गोल्ड मेडल थे वो इंडिया के पास थे। इसके अलावा 64 और 80 का भी गोल्ड मेडल इंडिया के पास है। बट 41 साल बाद हमने हॉकी में एक बार फिर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि इसी वर्ष मतलब लास्ट वर्ष 2021 में आयोजित किए गए थे टोक्यो जापान में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है, ध्यान से देखिएगा, इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की स्थापना की। अब इस रूर्बन वर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें एक वर्ड जो आता है वो रूरल आता है और एक आता है अर्बन। तो अगर इसको आसानी शब्दों में समझे तो शहर जैसी व्यवस्थाएं कहां पर बनानी है? रूरल एरियाज में बनानी है। यानी कि इस मिशन की शुरुआत 2016 में की गई थी और इसका मेन मोटिव ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित व्यवस्थाएं बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी बुनियादी ढांचे को विकसित करना, यही इस मिशन का शुरुआत थी, जिसका एक बार फिर इसका लॉन्च किया गया तेलंगाना से। तो देखिएगा, ये जरूर आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट मिशन हो सकता है। आगे देखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर का जगमोहन 118 साल बाद खोला जाएगा, ये किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो क्या है? ओडिशा। तो मैं आपको याद कराना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहां आता है सर? उड़ीसा में आता है और इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। और साथ के साथ एक और आपको याद रखना चाहिए सर, जगन्नाथपुरी, और ये भी कहां पर आता है सर? उड़ीसा में आता है। और आपको पता है कि जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है ये बहुत ज्यादा फेमस है और अभी हालिया में ये रथ यात्रा अभी समापन हुआ है इसका, और ये ज्यादा फेमस भी है और आपको इसको जरूर याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं सर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मूर्ति को लेकर विवाद किस स्थान पर है? मणिपुर, असम, गोवा, केरल। तो इसका सही आंसर है सर गोवा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं कि भारत में जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली आए थे, जो कि व्यापार के मकसद से आए थे। और जो पुर्तगालियों में वो आया था वास्को डी गामा, ये आपको याद रखना चाहिए, वास्को डी गामा आया था, ये 1498 में आया था। और ये कालीकट, ध्यान दीजिएगा, ये जो जहां पर आए थे वो था कालीकट बंदरगाह, जो कि कहां आता है? केरल में आता है फ्रेंड्स। तो पुर्तगालियों का बहुत समय उन्होंने गोवा में बिताया है, तो कहीं ना कहीं आज भी उनकी छाप यहाँ पर इंडिया में गोवा में दिखाई देती है। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तो उनका जो स्टेचू था वो विवाद को लेकर था, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि हमें भारतीयों को प्रमोट करना चाहिए, न कि विदेशियों को। तो विश्व में जो सबसे ज्यादा गोल के लिए जाने जाते हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाने जाते हैं, जबकि भारत में आपने अगर देखा हो तो अभी सुनील छेत्री का नाम सबसे आगे है, जो कि फुटबॉल फील्ड में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। आगे देखिएगा, बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? और उनका सही आंसर है सर आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्होंने 2 अलग अलग गेम श्रेणियों के लिए, जो कि इसके स्केटिंग से संबंधित है, वो दोनों में एकमात्र भारतीय जो उनमें क्वालिफाई हुए, न कि विनर नहीं, ओनली फॉर क्वालिफाइंग के लिए ये जाने जाते हैं। इस बार बीजिंग में ये जो ओलंपिक था, ये ध्यान दीजिएगा, ये विंटर था। एक होता है समर और एक होता है विंटर, और ये दोनों हमेशा 4-4 साल के गैप में होते हैं, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो 2 इयर्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आयोजन हुआ है ये कहां पर हुआ है? ये चाइना में हुआ है। और जो नेक्स्ट आयोजन होगा 2026 वो होगा इटली में। ये याद रखना आप कि जो नेक्स्ट जो होगा वो कहां पर होगा? इटली में होगा 2026। और मैं आपको ओलंपिक के भी याद करा देता हूं। ओलंपिक का जो लास्ट था 2020 वो 21 में हुआ टोक्यो जापान में। जो नेक्स्ट होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा 2024 का। 2028 का होगा सर, ध्यान दीजिएगा, ये अमेरिका में होगा। और 2032 का जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये आपको याद रखना है। और बीजिंग का जो विंटर है वो विंटर बीजिंग चाइना में हुआ है, और 26 होगा इटली में, ये आपको जरूरी। और इसमें जिस कंट्री ने टॉप किया है इस ओलंपिक में, विंटर ओलंपिक में जिस कंट्री ने टॉप किया है उसका नाम है नॉर्वे। जो इसने टॉप किया है वो कंट्री है नॉर्वे, ये भी आप याद रखना। आगे चलते हैं, अंडर 19 एशिया कप 2021 किस देश ने जीता है? तो सर इसका सही आंसर है भारत। अंडर 19 एशिया कप जिसने जीता है वो है भारत। साथ के साथ मैं आपको और याद कराना चाहूंगा कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी हुआ है, और वो भी किसने जीता है? इंडिया ने जीता है क्रिकेट के फील्ड में। और ये लगभग 5 टाइम्स
5वीं बार इंडिया की ओर से जीता गया है, ये भी आप याद रखना। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार महिला विश्व वर्ल्ड कप भी हुआ जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और मेंस में T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और साथ के साथ T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और वो कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? इसका सही आंसर जो है वो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जिस रिसर्च सेंटर का स्थापना किया है वो कल्पना चावला के नाम में। कल्पना चावला जो एक भारतीय मूल की एक महिला है जो कि अमेरिका से बिलोंग करती है, और साथ के साथ ये जो जानी जाती है ये एक मिशन के लिए जानी जाती है। लेकिन मैं आपको एक और लेडी का याद कराना चाहूंगा जिनका नाम है इसी वर्ष शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला भी आपको याद कराना चाहूंगा, और शिरीषा बांदला जो है वो पर्यटक के लिए जाती। तो पहली महिला जो कि कल्पना चावला है वो आपको याद रखना है मिशन के लिए, अंतरिक्ष मिशन के लिए, और दूसरा जो है शिरीषा बांदला वो टूरिज्म के फील्ड में आपको याद रखना है। ये ब्रैंसन के साथ अंतरिक्ष की पर्यटन पर गई थी, और इसके बाद गए थे अमेजोन के जो पूर्व सीईओ थे जेफ बिजोस, उनके और फाउंडर जो है जेफ बिजोस के साथ गई थी, बाद में गए थे। और ये जो शिरीषा बांदला थी वो ब्रैंसन के साथ गई थी, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया? तो ये जीता है नमिता गोखले ने, और नमिता गोखले ने जिस नॉवेल के लिए जीता है वो है थिंग्स लिव बिहाइंड के लिए ये नमिता गोखले ने जीता है। और इसके अलावा मैं आपको हिंदी का भी याद कराना चाहूंगा जिनका नाम है देवा प्रसाद, और इन्होंने सम्राट अशोक के लिए जीता है। और आपको ये दोनों ही याद रखना चाहिए, एक अंग्रेजी और एक हिंदी, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आप अगर कोई भी सेंट्रल का एग्जाम देते हो तो ये दोनों से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। और ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है साहित्य अकेडमी, और इसका जो साहित्य कला अकेडमी, ललित कला अकेडमी और संगीत कला, इन तीनों के हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रव्यापी 100 दिवसीय वाचन अभियान की शुरुआत की। अभियान का नाम क्या है? और इसका सही आंसर जो है मित्रों वो है पढ़े भारत। पढ़े भारत एक स्कीम चलाई गई और ये 2022 में ही लॉन्च की गई, और 100 डे का एक इनिशिएटिव था। ये लोगों को, जो लोग हैं, बच्चे हैं, छात्र जो है उनको मतलब जो स्टूडेंट्स के लिए मेनली लॉन्च किया गया था, ये था उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की ओर अग्रसित करना, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने के लिए, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो भटका हुआ है, अपना समय बहुत ज्यादा बर्बाद करता है, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के लिए और आकर्षित करना, इस इनिशिएटिव को लेकर ये लॉन्च की गई थी। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि 8% जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान, और आज का जो मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय कहलाता है। कभी इसको MHRD कहा जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब इसको बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये शिक्षा नीति, तीसरी शिक्षा नीति जो लाई गई थी उसमें बदला गया है। और पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के टाइम आई थी 1968 में, और दूसरी आई थी राजीव गांधी के टाइम में 1996 में, और थर्ड आई है PM मोदी के टाइम में जो कि 2020 में आई है। यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया है? और इसका सही आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम की गवर्नमेंट ने जवाहरलाल नेहरू का जो नाम बदल कर है वो नरेंद्र मोदी कर दिया है। और मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पहले प्रधानमंत्री है, और ये जो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये चल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी से थे और ये बीजेपी पार्टी NDA अलायंस से है। ध्यान दीजिएगा, सिक्किम गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। साथ के साथ मैं आपको बताता हूं कि सिक्किम वो स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक है। 100% ऑर्गेनिक के लिए सिक्किम को जाना जाता है, और ये दो देशों के बीच में आता है, नेपाल और भूटान के बीच का जो एरिया है, जो भूभाग है, वो सिक्किम कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। और भी अगर मैं आपको बात करूं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो उसका सही आंसर है झांसी, क्योंकि लक्ष्मीबाई जहां से बिलोंग करती थी वो झांसी थी, और लक्ष्मीबाई को जाना जाता है, अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो उनको जाना जाता है 1857
का जो संग्राम था उसके लिए रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। और 1857 की क्रांति को वीर सावरकर ने देश का एक्चुअल संग्राम भी बोला था, स्वतंत्रता संग्राम, और अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई इसके लिए जानी जाती है। साथ के साथ अगर क्वेश्चन बदलने के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आपको एक बता दूं कि इन दिनों अभी आज के दिन में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है महाराष्ट्र के दो शहर, जिनमें एक औरंगाबाद है जो कि महाराष्ट्र में, जिसको संभाजी नगर बदलने के लिए जो नाम घोषणा कर दी गई है और उसकी वजह से वो चर्चा में है। एक होशंगाबाद है जिसका भी नाम बदल के धाराशिव किया जा रहा है, इसलिए वो भी चर्चा में। ये भी आपको दो याद रखना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है न्यूज चैनल में। आगे चलते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है विनय कुमार त्रिपाठी, नरेश सालेचा, संजीव मित्तल, रविंद्र गुप्ता। तो इसका सही जो आंसर है फ्रेंड्स वो है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है और सीईओ भी बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। अगर आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप डी आने वाला है, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि रेलवे के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। साथ ही रेलवे जो मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर भी आप याद रख सकते हैं, वो है अश्विनी वैष्णव, जो कि भी अभी कैबिनेट रीशफल हुआ था कुछ समय पहले, तब इनको बनाया गया था अश्विनी वैष्णव, जो कि न्यू रेलवे मिनिस्टर है। आगे चलते हैं। आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर है सर हैदराबाद। हैदराबाद में एक योग अकादमी की शुरुआत की गई है और जो सर्बानंद सोनोवाल है वो आसाम से राज्यसभा सांसद है, ये आपको याद रखना है। और साथ के साथ मैं आपको बताता हूं कि ये पोर्ट और शिपिंग के मिनिस्टर है, ये भी आपको याद रखना है। ये पोर्ट और शिपिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर है। साथ के साथ योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है और इसके जो ऋषि है वो पतंजलि को जाना जाता है, ये आप याद रखना है। पतंजलि को जाना जाता है, ये भी आप याद रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? जो राज्य में पहला है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ओडिशा, ये आपको याद रखना है। मैं आपको बताता हूं कि बाल विवाह के लिए तो वैसे हम अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, सबके बहुत प्रयास रहे हैं और इसमें लगभग 1929 में एक बाल विवाह एक्ट लाया गया था और ये एक्ट शारदा एक्ट से भी संबंधित है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है तो वो बाल विवाह से संबंधित है। इसमें एक समय जब लड़की की उम्र हुआ करती थी 18 वर्ष और पुरुष की उम्र हुआ करती थी 21 वर्ष। अब लड़कियों की उम्र जो है वो 18 वर्ष से कितनी कर दी गई है? 21 ईयर्स। तो अभी जो 2021 में चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया है उसके तहत अब लड़कियों की जो शादी की उम्र होगी वो होगी 21 वर्ष, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नव वर्ष लोसर महोत्सव मनाया जाता है? इसका सही आंसर है लद्दाख। ध्यान दीजिएगा, ये लोसर जो है ये लद्दाख में भी सेलिब्रेट किया जाता है और साथ के साथ ये अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लोसार दो जगह मनाया जाता है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूं इसी के सिमिलर दिखता है लोसांग। ये लोसांग जहां मनाया जाता है ये है सिक्किम। ये आपको याद रखना है कि लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में और लोसार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। लद्दाख किसी समय जम्मू कश्मीर राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज ये एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश। और ध्यान रहे कि इसका जो 8% लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो राधा कृष्ण माथुर है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ के साथ ध्यान दीजिएगा एक और त्योहार है योसांग, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, जो कि सुनने में कुछ ऐसा ही है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसका सही आंसर है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को जो स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन है उसके तहत महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिए, स्वच्छ गंगा क्यों स्वच्छ रखना जरूरी है? क्योंकि जो हमारे देश की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से भी निकलती है और इसको बहुत पवित्र नदी माना जाता है। इसी के साथ हमारी जो सबसे बड़ी चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा जो है वो 4 राज्यों से जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इसके बाद बिहार और वेस्ट बंगाल और अंत में ये बांग्लादेश
बारिश चली जाती है। और ब्रह्मपुत्र से जब ये मिलती है तो बांग्लादेश में इसको मेघना कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और गंगा को यहाँ पर गंगा और वहां पर जाके पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को वहां पर जमुना, और पद्मा और जमुना जब मिलती है तो उसको मेघना वहां पर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं ई गवर्नेंस पे। 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है, तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, भारत की तकनीक महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल शासन। भारत की तकनीक यानी कि महामारी के बाद दुनिया में डिजिटल शासन, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो कोविड के बाद डिजिटाइजेशन में भी बहुत अंतर आया है, और ये इसका सम्मेलन का जो एक थीम रखा गया है। लेकिन बात करते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, ई गवर्नेंस का जो मतलब है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवर्नमेंट को चलाना, ये ई गवर्नेंस कहलाता है। साथ के साथ आजकल आप देखेंगे धीरे धीरे सभी ऑफिस को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। जैसे किसी समय पोस्ट ऑफिस अगर आप जाते होंगे तो बहुत सारे आप डॉक्यूमेंट्स फैले हुए देखते होंगे, अस्त व्यस्त ऑफिस देखते होंगे। आज अगर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वो वेल मैनर में होते हैं, हर आगे एक सिस्टम होता है और सिस्टम के अंदर एक सर्वर बेस्ड आपका पूरा डेटा स्टोर किया जाता है। तो धीरे धीरे जो गवर्नेंस पैटर्न है वो डिजिटाइजेशन की ओर जा रहा है। एक सक्सेसफुल जो इंडिया में जो विश्व से अलग है वो है यूपीआई, जो कि एक डिजिटाइजेशन का ही पार्ट है। आधार लिंक, आजकल हर एक पॉलिसी को है जो आधार लिंक कर दिया गया है ताकि उसकी सूचना गवर्नमेंट के पास रहे। तो ऐसे ही आपको एक और बताना चाहूंगा कि इसी से बेस्ड है गुड गवर्नेंस डे, मैं आपको याद कराना चाहूंगा। आप गुड गवर्नेंस डे भी याद करें, और ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को, और ये अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो करते हैं जल शक्ति मंत्रालय, और जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ध्यान दीजिएगा, ये गजेंद्र सिंह शेखावत वही है जिन्होंने, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, जोधपुर लोकसभा से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने अशोक गहलोत के बेटे को हराया था, वैभव गहलोत को, और ये तभी से चर्चा में आए थे, और फिर इनको एक मंत्रालय दिया गया जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। और इसमें जिसने टॉप किया है वो है उत्तर प्रदेश। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि हर घर तक फ्री वाटर पहुंचाने के लिए और प्योर वाटर के लिए भी एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें गोवा पहला ऐसा राज्य बना जिसने 100% ये कार्य कर दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 तक करंट अफेयर्स मैंने आपसे डिस्कस किए, और अगले पार्ट में मैं 21 से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट। जब तक आप इनको याद कीजिएगा, और साथ के साथ धीरे धीरे मैं आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करूंगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। आप जरूर इनको एक बार रीड करें, ताकि ये आपके लिए आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।